2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું। ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણ પર છે તમામ રાજકીય પક્ષોની નજર। ભાજપ, કોંગ્રેસ, આપ, એનસીપી, બીટીપી અને ઓવેસી પોતાના તમામ ઉમેદવારો કરશે ઉભા। ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સિવાય ત્રીજો મોરચો મતદારોને રીઝવી શકશે ખરો? ઓવેસી અને એનસીપીના કારણે કોંગ્રેસની વોટ બેંક પર પડશે અસર? વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસની નબળી કામગીરીનો લાભ આમ આદમી પાર્ટી મેળવી શકશે ખરી? જ્યારે અમારે કામ હોય અને અમે કહીએ તો કામ ન કરે એને અમારે શું મત દેવાનું? શાસકોનો કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરવામાં શું આમ આદમી પાર્ટી થશે સફળ? કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ તેની નૈયા તારશે કે દુબાડશે? 5 વર્ષ સુધી કોઈ દેખાતા નથી અને કોઈ સારું કામ કરતું નથી। છેલ્લા 25 વર્ષથી શાસન કરતા ભાજપ શાસકોને મતદારો ફરી ચૂકશે કે થશે સત્તા પરિવર્તન? મત તો આપવાનું જ નથી ભાજપમાં, કેમ કે કઈ કામ થતું જ નથી। જનતા માટે પક્ષ મોટો કે ઉમેદવાર? હવે મુલાકાત લેવામાં તો એવું છે બેન, મેં તો નગરસેવકને ઓળખતો જ નથી। આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે જોતા રહો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ સત્તાની શતરંજ S9 પર। पत्रकार बंधुओं, सबको नमस्कार। आज गुजरात के म्यूनिसिपल इलेक्शन निकाय चुनाव के सिलसिले में मेरा सूरत आना हुआ है और आज गुजरात के म्यूनिसिपल इलेक्शन निकाय चुनाव के सिलसिले में मेरा सूरत आना हुआ है आज। इसके पहले मैं लास्ट वीक अहमदाबाद, राजकोट में भी जनता के बीच गया था, जनसंवाद करने गया था और मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि इस बार गुजरात में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है और लोग दिल्ली सरकार के केजरीवाल जी के काम को देखते हुए केजरीवाल जी की राजनीति को एक मौका देना चाहते हैं। लोग सोच रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो मैंने अहमदाबाद में भी देखा, राजकोट में भी और सूरत में भी जिस तरह के साथियों से संवाद हुआ, आज मैं दिन भर में जनता के बीच में रहूंगा। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब हराना है और भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी आ चुके हैं। उनको ये पता है, उन्होंने पहले भी कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी को हराने की, लेकिन उस वक्त लोगों के पास विकल्प कांग्रेस था और कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है। कांग्रेस जब चुनाव लड़ती है तो उसकी रणनीति खुद चुनाव जीतना नहीं होता, उसकी रणनीति ये होता है कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए। आज उनको एक विकल्प मिला है और लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक मुख्य उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। उनके मन में सवाल है क्योंकि उनके सामने एक तरफ कम से कम 25 साल से अलग अलग निकायों में बैठी भाजपा है, तो दूसरी तरफ केवल 5-6 साल से दिल्ली में सरकार चला रही नई आई आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी है। लोग अब ये देख रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी 5 साल में दिल्ली में सरकारी स्कूलों को इतना शानदार बना सकते हैं तो गुजरात के शहरों में सरकारी स्कूल बंद क्यों होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी क्यों डाउन होती जा रही है। और मैं गुजरात की बात करूं, सूरत में तो 30 साल हो गए नगर निगम में बीजेपी को। लोग सूरत में भी देख रहे हैं कि 30 साल में बीजेपी ने यहाँ सरकारी स्कूल डाउन किए और केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार कैसे बना दिए। अगर दिल्ली में हो सकता है तो गुजरात के शहरों में क्यों नहीं हुआ। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर दिल्ली के शहरों में, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ने से रोकी जा सकती है, 5 साल तक स्कूलों को रोका गया कि मनमानी फीस ना बढ़ा पाए, तो 30 साल में गुजरात में क्यों नहीं हुआ। ये बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पाई 30 साल में। 5 साल में केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक दिया, 30 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक पाई मनमानी फीस बढ़ाने से। लोग देख रहे हैं कि केवल 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में अस्पताल, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में अस्पताल, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में अस्पताल, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। 5 साल में केजरीवाल जी ने दिल्ली में अस्पताल, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए।
ये सूरत में, अहमदाबाद में, राजकोट में, बड़ौदा में सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? जबकि यहाँ तो बीजेपी को 25 से 30 साल हो गए, तो 25-30 साल में सरकारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाई बीजेपी। 25-30 साल में बीजेपी ने गुजरात में बिजली महंगी की, जबकि केवल 5 साल में दिल्ली में केजरीवाल जी ने बिजली ईमानदारी से काम करते हुए, और जबकि बिजली बनती नहीं है दिल्ली में, दूसरे राज्यों से खरीदनी पड़ती है, लेकिन केवल 5 साल में अगर दिल्ली में 70% जनता को फ्री बिजली मिल सकती है, तो गुजरात के शहरों में क्यों नहीं मिल सकती? 30 साल में बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर पाई कि जनता को यहां पे फ्री बिजली मिल सके? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लोग देख रहे हैं इस बात को। लोग देख रहे हैं कि पानी, दिल्ली में तो अपना पानी भी नहीं है, खरीदना पड़ता है राज्यों से, दूसरे राज्यों से। यहां तो तापी में पानी है। अगर दिल्ली में दिल्ली सरकार, केजरीवाल जी की सरकार 5 साल के अंदर अंदर यह व्यवस्था कर सकती है कि लोगों को फ्री पानी मिल सके, साफ पीने का पानी मिल सके, तो गुजरात के शहरों में लोगों को पीने का साफ पानी फ्री क्यों नहीं मिल सकता? इतना महंगा क्यों मिलेगा? उनके घरों में हजारों के बिल क्यों आएंगे? ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली में केवल 5 साल में ईमानदार राजनीति की वजह से, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की वजह से, जो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया केवल 5 साल के अंदर अंदर। और इस 5 साल से फिर जब ये 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए हुआ, टैक्स में ईमानदारी आई, टैक्स इकट्ठा करने में, बिना कोई टैक्स बढ़ाए, तो उसका फिर जनता पे खर्चा हुआ। लोग ये देख रहे हैं फिर यहाँ गुजरात में क्यों नहीं हो सकता, सूरत में क्यों नहीं हो सकता, अहमदाबाद, राजकोट में, बड़ौदा में क्यों नहीं हो सकता, नगर में क्यों नहीं हो सकता? तो लोग इस बात को पूरा कंपेयर कर रहे हैं कि एक तरफ उनके सामने 5 साल की राजनीति है, दूसरी तरफ 25 साल की राजनीति है, और इस बार लोग 5 साल की इस राजनीति को मौका देंगे, केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दे रहे हैं। ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जनता के मन से बातचीत करने से समझ में आ रहा है। हमें बहुत खुशी है और उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हारना शुरू होगा, और लोग इस बात को वाजिब हैं, लोग इस बात को अच्छे से समझ गए हैं कि कांग्रेस नहीं हरा पाएगी, आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। आम आदमी पार्टी के एक भी आदमी को नहीं तोड़ पाए थे लोग, बहुत कोशिश की थी इन्होंने, इनको बस 4 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, एक भी आदमी को नहीं तोड़ पाए थे। यही केजरीवाल जी की टीम का जलवा है। ये रिंकू शर्मा की हत्या के बाद ऐसा सुनने को आया है कि 2 दिन से केजरीवाल जी ने कुछ खाया नहीं है, बहुत आहत है और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। देखिए, हम सब आहत हैं इस बात को लेके। आहत इस बात को लेके हैं कि आज देश में जय श्री राम बोलने पर लोगों की हत्या कर दी जा रही है, और लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह जी के अंडर में आती है, अमित शाह जी दिल्ली की उस लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं, बंगाल के चुनाव की चिंता कर रहे हैं। हम इस बात को लेके भी आहत हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस देश में, हमारे देश में, भारत में अगर कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान में जाके जय श्री राम बोलेगा? अगर भारत में, देश की राजधानी में जय श्री राम बोलने पर हत्या होगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसके अंडर में पुलिस आती है दिल्ली की, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, वो देश के गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों अभी तक अमित शाह जी उसके परिवार से मिलने नहीं गए? क्यों अमित शाह जी या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो अमित शाह जी के अंडर में काम करते हैं, क्यों अमित शाह जी इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि भारत में जय श्री राम बोलने पर हत्या ना हो? ये बीजेपी के राज में ऐसे कैसे दिन आ गए लोगों के कि जय श्री राम बोलने पर हत्या हो जा रही है? अरे भारत में अगर जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो कहां जाके पाकिस्तान में नारे लगाएंगे क्या? आप ये बात ममता जी को क्यों नहीं समझा पा रहे? आप समझा दीजिए। नहीं, आप आपकी पार्टी से कितने लोग गए हैं रिंकू शर्मा के घर परिवार? हमारी पार्टी से तो जिनको जाना है, हमारी एमएलए से लेके सब गए हैं, लेकिन जिनके हिस्से में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो कहां घूम रहे हैं? पर सर, एक आपके विधायक है, और जब भी अखलाक जैसे मामले होते हैं या अन्य मामले होते हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जाते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो सबके घर जाते हैं। अब अनफॉर्चुनेट है कि आपको अखलाक ध्यान है, कांस्टेबल दीपक के घर भी जाते हैं, अंकित शर्मा के घर भी जाते हैं, सबके घर जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी तो। और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के हर आदमी के दुख दर्द में साथ खड़े हुए हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आपको सूचना हो, बाकी हो सकता है सबको सूचना ना हो, दिल्ली में दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर में आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है। तो जिन अमित शाह जी के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, वो देश के गृह मंत्री कहां गायब हैं? वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे कि मैं फेल हो गया, जय श्री राम कर बोलने वालों की रक्षा करने में अमित शाह जी फेल हो गए हैं, और वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? इस बात से आहत है।
अभी नहीं, लेकिन 5% 10% खालिस्तानियों का एंट्री हो चुकी है। अगर खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी है और अमित शाह जी या देश का रक्षा तंत्र चुप है, सिर्फ ये देख रहा है, तो फिर उसको शर्म आनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और हम नहीं हराएंगे, जनता हराएगी। तो भी कितनी सीटें आएगी? सीटें गिनी नहीं जाती हैं, सीटें वोट के बाद गिनी जाएंगी। सीट नहीं गिन सकते, बहुमत आ जाएगा। पूर्ण बहुमत आएगा। आपका टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट बीजेपी को हराना है। खाली बीजेपी को हराना है? बीजेपी हारेगी तब आएगी ना। मनीष भाई, आम आदमी पार्टी ऐसा बोलती थी कि हम 5 स्टार कल्चर खलास करेंगे, तो अभी आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वही 5 स्टार होटल में है, तो फिर आगे आपकी रणनीति क्या होगी? जैसे सत्ता में पार्टी आएगी ऐसे 5 स्टार कल्चर आप में भी आने लेकिन वाला 5 स्टार होटल में बैठना कोई पाप नहीं है। जनता के टैक्स के पैसे पर 5 स्टार होटल्स में बैठ के नेताओं का ऐश करना पाप है। जनता के पैसे की 5 स्टार होटल्स में अपने बीवी बच्चों पर पार्टियां करना पाप है, और हम आज भी उसके खिलाफ हैं। और इसीलिए जो बजट दिल्ली में 30,000 करोड़ इकट्ठा होता था, आज 60,000 करोड़ रुपए ईमानदारी से इकट्ठा होने लगा। यहां ऐसी पार्टी आएगी, केजरीवाल जी की राजनीति आएगी, तो यहां भी जनता का पैसा 5 स्टार होटलों पे बर्बाद नहीं होगा। कृषि आंदोलन के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं कई बार इस बार मैं कह चुका हूं और बार बार आम आदमी पार्टी का तो स्पष्ट है कि किसानों का साथ देना चाहिए। इस वक्त केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़ के, जो भी उनकी मजबूरी हो वो छोड़ के, उनको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। देश का किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, इकोनॉमी के लिए भी और पेट के लिए। मनीष भाई, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वो जीत के आएंगे, बाद में आपको आपके पाले में रखना उसको मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी है वो हर स्टेट में आप देख रहे हैं, बंगाल हो कोई भी स्टेट हो, कैंडिडेट को खींच रही है, तो इसके लिए आपके कोई स्ट्रेटेजी है बचाने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये यहाँ की जनता इस बात को बहुत अच्छे से देख रही है कि उनके साथ। हाँ, मैं गोपाल भाई को लालच भी आ गए हैं, 2-3 ऑफर। मैं जवाब देता हूँ इसका। एक तरफ उनके भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस थी, जो या तो चुनाव लड़ने से पहले उसको खरीद लेते थे, और जो चुनाव लड़ने से पहले फिर भी जीत जाते थे चुनाव लड़के कांग्रेस से, उनको चुनाव लड़ने के बाद खरीद लेते थे। अब बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। और आपको याद होगा दिल्ली में जब 28 सीटें थी हमारे पास, 36 सीटें चाहिए। मीडिया के बंधु भी यहाँ खड़े हैं, पहुंचा दीजिए जनता तक। जोर से ऐसे नहीं, 30 साल का कुशासन है, ऐसे नहीं आएगा। जोर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम। प्राइवेट स्कूलों में गाने से ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा। देशના સર્વશ્રેષ્ઠ શિક્ષણ મંત્રી અને દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી મનીષ સિસોદિયાજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ મંત્રી અને દિલ્હીના ઉપમુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી મનીષ સિસોદિયાજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। આપણી ગલીમાં, આપણા વિસ્તારમાં, આપણે દ્વારે પધારી ચૂક્યા છે, જેના વિચારોથી આપ સૌ પ્રભાવિત છો। मैं सोशल मीडिया पे देखता था सूरत के वीडियो, सूरत के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें, दिल्ली में बैठ के दिल्ली के बच्चे को भी पता चल रहा है कि इस बार सूरत में आम आदमी पार्टी आने वाली है। गुजरात के नगरों में नगर निगम चुनाव में इस बार झाड़ू। तो एक बार जोर से नारा लगाएंगे, आ गए भाई आ गए, छा गए भाई छा गए, झाड़ू वाले छा गए। आ गए भाई आ गए, झाड़ू वाले आ गए, छा गए भाई छा गए, झाड़ू वाले छा गए। आ गए भाई आ गए, आ गए भाई आ गए, छा गए भाई छा गए, झाड़ू वाले छा गए।
आइए मिलकर 30 साल के इस कुशासन को खत्म करें और 30 साल से आज गुजरात का बच्चा बच्चा की हालत को सुधार सकते हैं। तो बीजेपी ने पिछले 30 साल में क्या किया यहाँ पे? अगर अरविंद केजरीवाल केवल 5 साल में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक सकते हैं, तो गुजरात के प्राइवेट स्कूल हर साल फीस क्यों बढ़ाते हैं बीजेपी के राज में? इस बार नगर निगम में वोट इस बात पे पड़ेगा। अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 5 साल के अंदर 70% आबादी को बिजली फ्री दे सकते हैं, अगर केवल 5 साल में दिल्ली की 70% जनता के घर में बिजली के बिल 0 आ सकते हैं, तो गुजरात के लोगों के बिजली के बिल हर महीने बढ़ते क्यों जाते हैं? इस बार वोट इस बात पे देना है। तो साथियों, आइए केजरीवाल की इस राजनीति को गुजरात में एक मौका देते हैं। और मेरा दावा है, मीडिया के बंधु भी यहाँ खड़े हुए, पहुंचा दीजिए जनता तक खबर। यहाँ पर ऊपर तक जनता खड़ी हुई है कि एक बार केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दे के देखो, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस को हमेशा के लिए भूल जाओगे। 2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું બ્યુગલ વાગી ચૂક્યું। ગુજરાતના સ્થાનિક રાજકારણ પર છે તમામ રાજકીય પક્ષોની નજર। ભાજપ, કોંગ્રેસ, આપ, એનસીપી, બીટીપી અને ઓવેસી પોતાના તમામ ઉમેદવારો કરશે ઉભા। ગુજરાતમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ સિવાય ત્રીજો મોરચો મતદારોને રીઝવી શકશે ખરો? ઓવેસી અને એનસીપીના કારણે કોંગ્રેસની વોટ બેંક પર પડશે અસર? વિપક્ષ તરીકે કોંગ્રેસની નબળી કામગીરીનો લાભ આમ આદમી પાર્ટી મેળવી શકશે ખરી? જ્યારે અમારે કામ હોય અને અમે કહીએ તો કામ ન કરે, એને અમારે શું મત દેવાનું? શાસકોનો કરોડોનો ભ્રષ્ટાચાર ઉજાગર કરવામાં શું આમ આદમી પાર્ટી થશે સફળ? કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ તેની નૈયા તારશે કે દુબાડશે? 5 વર્ષ સુધી કોઈ દેખાતા નથી અને કોઈ સારું કામ કરતું નથી। છેલ્લા 25 વર્ષથી શાસન કરતા ભાજપ શાસકોને મતદારો ફરી ચૂકશે કે થશે સત્તા પરિવર્તન? મત તો આપવાનું જ નથી ભાજપમાં, કેમ કે કઈ કામ થતું જ નથી। જનતા માટે પક્ષ મોટો કે ઉમેદવાર? હવે મુલાકાત લેવામાં તો એવું છે બેન, મેં તો નગર સેવકને હું ઓળખતો જ નથી। આ તમામ સવાલોના જવાબ માટે જોતા રહો અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ સત્તાની શતરંજ S9 પર।